NFTs समझिए डिजिटल दुनिया के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ व्योमा, आपकी मेज़बान। आज हम बात करेंगे NFTs के दुनिया के बारे में, एक अनोखा और नया डिजिटल एक्सपेरिमेंट। तो शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को हमारे मार्गदर्शक अपूर्व के साथ। नमस्ते अपूर्व, कैसे हैं आप? धन्यवाद व्योमा, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गुड इंट्रोडक्शन वंस अगेन। और डिजिटल दुनिया के दोस्तों को भी हमारा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं एनएफटी की दुनिया। थैंक यू अपूर्व। आप हमेशा हमारा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और आज हम ये NFTs के मैजिक बॉक्स को खोलने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस बॉक्स को ओपन करने के लिए? बिल्कुल। हमारा सबसे पहला आज का प्रश्न है कि ये NFTs वाकई में है क्या? एनएफटी को समझना हो तो आप समझ लो कि एक प्रकार की मोहर है, डिजिटल मोहर है, जो आइडेंटिफिकेशन कर सकती है किसी भी चीज़ की, वस्तु की या आइडेंटिटी की। एनएफटी को समझने के लिए शुरू करते हैं उसका वो एक्रोनिम है। तो उसका शब्द क्या है? तो वो शब्द है नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन है तो एक फंजिबल टोकन भी है जिसका विरोध हो जाता है नॉन फंजिबल टोकन। तो पहले ये समझते हैं कि फंजिबल टोकन क्या है। तो फंजिबल टोकन का मतलब है कि वो चीज़ अगर लेन देन में अगर मैंने आपको दी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आपने मुझे दे दी, हम एक्सचेंज कर सकते हैं और दोनों के पास सेम चीज़ रहे। उदाहरण के तौर पर आपके पास 10 रुपए की नोट है, मेरे पास 10 रुपए की नोट है। आपने और मैंने 10 रुपए की नोट एक्सचेंज कर ली तो हम दोनों के पास फिर भी 10 रुपए है। उसकी सीक्वेंसिंग नंबर शायद चेंज हो सकती है, नई पुरानी चेंज हो सकती है, बट उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, वो सेम टू सेम रहती है एक्सचेंज करने से। बट आप समझ लो कि आपके पास एक पेंटिंग है एक पेंटर की और मेरे पास दूसरी पेंटिंग है दूसरे पेंटर की। हमने वो चीज़ एक्सचेंज कर ली तो वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पेंटिंग्स है। सो देर आर यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, राइट। एक पेंटर भी दो पेंटिंग जब रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई वेरिएशन आ जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन फंजिबल। और जो 10 रुपये का उदाहरण लिया था हमने, मैंने और आपने 10 रुपये की नोट एक्सचेंज की, दोनों के पास वही वैल्यू है, तो उसको कहते हैं फंजिबल टोकन। तो फंजिबल और नॉन फंजिबल ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है और इसका मतलब भी आपने समझाया है, पर फिर भी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अगर उनको आप इसके बारे में और उदाहरण दे सके तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको हम वेब 3 की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो वेब 3 की दुनिया में एनएफटी का जन्म हुआ। उसकी इतिहास में बहुत पीछे नहीं जाते क्योंकि 2012-13 में कलर कॉइन नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बिटकॉइन नेटवर्क पर। इसको शुरू करते हैं 2017 से, जहाँ पर ये इथेरियम नेटवर्क पर फलना फूलना शुरू हुआ एनएफटी का। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डेवलपर्स को, राइटर्स को या आर्टिस्ट को वो टूल्स मिल गए थे जिसके थ्रू वो अपनी आर्ट या यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मोहर लगी हुई डिजिटल चीज़ इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना सकते थे। और वहाँ से शुरू होती है एनएफटी की पॉपुलर जर्नी। तो एनएफटी आज की डेट में बहुत लिमिटेड चीज़ों में है। जैसे मोटे मोटे उसको मैं 5 क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो एक हो गया आर्ट वर्क, दूसरा हो गया कलेक्शन, तीसरा हो गया मेटावर्स, चौथा हो गया आइडेंटिटी और पांचवा हो गया इसका गेमिंग। लेकिन ये 5 चीज़ों में सीमित रहने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। आप सोच सकते हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमें कहाँ चाहिए? तो पासपोर्ट के लिए चाहिए, लाइसेंसेस के लिए चाहिए, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। क्योंकि अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइबल नहीं होता है तो एक अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी रहती है कि उसका फेक वर्जन हो सकता है और हमें पता नहीं ये फेक है या नहीं है, राइट। तो एनएफटी वो टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल युग में आने वाले समय में हर जगह पर इस्तेमाल हो सकती है। उसके यूज केसेस बहुत ब्रॉड और वाइड हो सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। मान लो आपका और मेरा घर है, तो घर के पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, राइट, टाइटल जिसे हम कहते हैं। तो वो टाइटल अभी कागज के फॉर्म में, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में। मान लो उसका भी एनएफटी वर्जन हो सकता है और वो ब्लॉकचेन पर होगा, तो एक ही टाइटल हो सकता है। क्योंकि अगर दूसरा टाइटल हुआ तो पता चल जाता है कि वो फेक है,
कैसे पता चलता है? क्योंकि ब्लॉकचेन पर जैसे ही जन्म होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ओरिजिनल टाइटल का जन्म था 2023, और उसी टाइम पर टाइटल और भी डेवलप हुआ था, फिर भी वो सेकंड वर्जन रहता है। मान लो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 5 साल के बाद अगर दूसरी एंट्री होती है तो क्लियरली पता चल जाता है कि वो दूसरी एंट्री फेक है। तो ये हम सोच नहीं सकते उस लेवल पर हमें लेकर जाने वाली ये टेक्नोलॉजी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कई सारे उदाहरण मिलाकर जो एनएफटी के बारे में समझाने की कोशिश की है वो बेहतर प्रयास रहा होगा मेरा। नहीं, आपने बहुत सही समझाया है। पर बहुत लोग एनएफटी को आर्ट के साथ या कला के क्षेत्र के साथ जोड़ते हैं। पर या कला ही एकमात्र इसका उपयोग है? देखिए, उसका 100% सही नहीं है, बट वो पॉइंट है कि कला के क्षेत्र में इसका सबसे पहले उपयोग हुआ है, राइट? तो अभी भी जो कलेक्टिबल्स जिसे कहते हैं या आर्ट पीस जिसे कहते हैं, वो एनएफटी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसकी वजह से जो बिकॉज ये ट्रेडेबल हो गया, कलेक्टेबल हो गया, तो क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट है, यूनिक है, तो इंसानों की फितरत है कि उन्हें संग्रह करने का बहुत शौक है सदियों से। समुद्र किनारे सी शेल्स हो गए, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, कोहिनूर। पेंटिंग्स हो गए। तो हम हमारी फितरत में कलेक्शन लिखी हुई है, और ख़ास करके जो चीज़ें रेयर होती है, यूनिक होती है, स्पेशल होती है, तो हमारी फितरत है इंसानों की कि हमें उसको संग्रह करके रखने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, बट आता है, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। और दूसरी चीज़ उसकी ये भी हो जाती है कि उसकी रेयरिटी की वजह से उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू भी डिटरमाइन हो जाती है। जैसे कि पेंटिंग हो गया, या म्यूज़िक हो गया, या पीस ऑफ बुक हो गई, राइट, राइटिंग हो गया, तो कोई फॉर्म में उसका लेन देन, उसका मोनेटाइजेशन हम कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो वही चीज़ एनएफटी पर हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो 3, 4, 5 वर्जन ऑफ एनएफटी इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च हुए थे, राइट? तो वो भविष्य में एक स्टार्टिंग पॉइंट निर्मित हो गया है। तो अगर आपके पास कोई कलेक्शन है, तो आप आने वाली पीढ़ी को बता सकते हो कि मैं वहाँ थी, या मेरे पास, मेरे कलेक्शन में एक छोटा सा पीएफपी जिसे कहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर, ट्विटर पर यूज़ होता है, बेसिकली वो एनएफटी का वर्जन है। तो एनएफटी जो जेपैग होते हैं या सिर्फ फ़ोटो होते हैं, तो वो कलेक्टेबल आइटम्स है। तो अगर आपके पास है, तो आप आने वाली पुश्तों को बता सकते हो कि मेरे पास एक रेयर कलेक्शन है जो पहला, दूसरा, तीसरा वर्जन था इंटरनेट पर। ये आर्ट के क्षेत्र में होगा, वही चीज़ अप्लाई होती है फोटोग्राफी के लिए, म्यूज़िक के लिए भी अब शुरू हो गया है। और एनएफटी आपके प्रोफाइल के साथ भी हो सकता है। तो जैसे Web3 पर डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनना शुरू हो गए, तो वहाँ पर भी एनएफटी के द्वारा हम जो फेक न्यूज़ है, ट्रोलिंग है, राइट? क्योंकि अगर आज कोई भी प्लेटफॉर्म, हमें नहीं पता फेसबुक पर कौन रियल है और कौन फेक प्रोफाइल है, और कितने बंदे या कितने प्रोफाइल एक बंदा यूज़ कर रहा है। बट एनएफटी की वजह से अगर प्रोफाइल की एनएफटी बन जाती है, राइट, तो वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। तो ये उस दौर पर भी हमें ये टेक्नोलॉजी लेकर चलेगी कि हम जो बॉट्स जिसे कहते हैं, या फेक प्रोफाइल्स कहते हैं, या फेक न्यूज़ कहते हैं, उसको भी हम टैकल करने में शायद कामयाब हो सकते हैं। ये बहुत रोचक लग रहा है। एनएफटी डेफिनेटली इतना चर्चा में क्यों है? मुझे तो रोचक, अभी आपने जो जिस हिसाब से मुझे समझाया, मैं अभी भी उसी जोन में, उसी में हूँ। और क्या मुझे भी इसके अंदर निवेश करना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, राइट? जब मुझे भी ये पता चला तो मेरा भी यही प्रश्न होता है, किसी को भी पता चलेगा तो प्रश्न यही रहेगा कि हमें निवेश करना चाहिए या हमें। तो एक हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो हम फाइनेंशियल एडवाइस देना भी नहीं चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही शुरुआती चरण में, तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको
ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हो, कुछ पा सकते हो जो फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल भी हो सकता है। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी निवेश करने से पहले, राइट, आप अपना खुद का रिसर्च करो और प्रोफेशनल की एडवाइस लो, क्योंकि आपकी सिचुएशन डिटरमाइन करेगी आपको क्या करना चाहिए, हम आपको नहीं बता सकते। बट आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और हम आपको कई सारे जो शुरुआती चरण के NFT प्रोजेक्ट्स है उसकी एक झलक देंगे। हालांकि हमारा सीज़न 2 जो आप और हम कर रहे हैं वो है NFT के गिने चुने प्रोजेक्ट्स जो हमें पसंद है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वॉच दिस स्पेस अगर आपको गहराई में जाना है प्रोजेक्ट। NFT डेफिनेटली आपने जिस हिसाब से हमें समझाया है अपूर्व, और हम सीजन 2 का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले हैं। वो भी मैं आपको अभी से बता दूं, क्योंकि आर्ट एंड कलेक्शन आपने जिस हिसाब से समझाया है, आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि अगर आप अभी से इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो तो ये सारी चीज़ें आगे जाके एंटिक होने वाली है, इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग एंटिक। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो समय की नीति है, राइट। जैसे समय बढ़ता जाता है तो हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें या ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें जो फ्यूचर में जाकर जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है, या फ्यूचर में जाकर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी चीज़ के लिए। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि NFTs भविष्य में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा? व्योमा, आपके हर सवाल का जवाब घूम फिर कर वही हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो भी अब तक बताया अभी बहुत ही शुरुआती चरण में है। तो शुरुआती चरण में बहुत मुश्किल है कि देखना कम कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ये मैं आपको काफ़ी कंफर्ट से बता सकता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी बैग में वापस नहीं जा रही है। ये पटारा खुल गया है, तो ये बढ़ता ही रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा, इसका बेटर वर्जन होता रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतर से बेहतर बनती जाए और इसके यूज़ केसेस जैसे हम सोच भी नहीं सकते। लॉजिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, बॉट्स, फेक प्रोफाइल्स, म्यूज़िक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, यू नेम इट, और इसके यूज़ केस हो सकते हैं। धन्यवाद अपूर्व, आज के लिए इतना ही। आपको भी धन्यवाद, और हमारे सुनने वालों को भी धन्यवाद हमें सुनने के लिए। अपूर्व, धन्यवाद आपके साथ के लिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है कि ये सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगले एपिसोड तक इंतजार करो, क्योंकि हम वेब3 के उलझे हुए जार्गन्स को सुलझाएंगे। नई वेब की भाषा को सीखने का समय आया है। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। थैंक यू व्योमा। आज हम आखिर में ख़त्म करने से पहले हम जंप करेंगे एक डिजिटल मार्केट प्लेस पर, जो NFT का अब तक का काफ़ी प्रचलित और बड़ा मार्केट प्लेस है। तो ये जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो एक छोटा सा टूर है, जिसे कहते हैं वो वेबसाइट का नाम है OpenSea। ओके, तो ये है OpenSea, जो है NFT का आज की तारीख का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस। तो अगर आप OpenSea.io वेबसाइट खोलोगे तो ये पेज आपको दिखेगा। इसकी एप्लीकेशंस भी है, आप फ़ोन पर भी देख सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर होती है जो देखने वाली है कि कौन सी तरह की NFT है, तो उसके फ़िल्टर्स है। आर्ट्स है, गेमिंग्स है, मेंबरशिप्स है, PFP जिसे यानी प्रोफाइल फ़ोटोज़ कह सकते हैं, फ़ोटोग्राफी है, म्यूज़िक है। दूसरा कलेक्शन, टॉप कलेक्शन ऑल टाइम, 30 दिन नहीं, हमें ऑल टाइम का चाहिए इथेरियम पर, राइट। तो ये है सबसे टॉप कलेक्शन में सबसे पहला नाम है बोर्ड एप यॉट क्लब, राइट। तो इसका वॉल्यूम जो रहा है, वॉल्यूम कहते हैं जितना अब तक का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, लोगों ने लेन देन की है,
तो वो 1 मिलियन ईथ की हुई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो पंक, उसका लेन देन भी 1 मिलियन ईथ का हो चुका है अब तक। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि बोर्ड एप यॉट क्लब के नीचे लिखा हुआ है फ्लोर प्राइस, राइट? तो फ्लोर है 27.15 ईथ। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट का एक मिनिमम, जो अगर आपको कलेक्शन में एक भी पीस चाहिए तो आज की डेट में सबसे सस्ता पीस जो अवेलेबल है मार्केट में वो 27 ईथ के बदले आपको मिलेगा। और करीबन ईथ की वैल्यू, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब करीबन 1600 या 1700 यूएस डॉलर के बीच में एक ईथ की वैल्यू है। क्रिप्टो पंक अगर आपको चाहिए फिर भी आप खरीद नहीं सकते क्योंकि एक भी बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है मार्केट पर। तो ये तो आपको कलेक्शन के बारे में बताया। ये ऊपर हो गया बाइफिकेशन, आप फिल्टरिंग कैसे करना चाहते हो वो कर सकते हो। और मोटा मोटा नोटेबल कलेक्शंस जो नए लॉन्च हुए उसके बारे में, टॉप कलेक्टर्स बाय टुडे। तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो आपको पता चल सकता है कि कौन क्या बाय कर रहा है। अगेन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर ये पेज पर आप जाते हो जब, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। नीचे ट्रेंडिंग इन फोटोग्राफी, कौन से फोटोग्राफर्स का काम अच्छा चल रहा है या बिक रहा है, ये चीज़ आखिर में मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वेबसाइट पर जाए तो प्लीज़ सबसे पहले ये NFT 101 का एक छोटा सा कोर्स बना के रखा हुआ है आपकी समझ डेवलप करने के लिए। तो ये ज़रूर देखना, इसको ज़रूर कोशिश करना। क्लिक करोगे आप तो एक दूसरा पेज खुलेगा। ये पेज पर जाकर NFT के बारे में समझना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरी टिप रहेगी आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। तो व्योमा, आपके पास आपको कुछ कहना है? थैंक यू वेरी मच अपूर्वा। आपने जो आज हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है NFTs के बारे में, मैं बता नहीं सकती। मैं आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हमारे पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर हैं, हमारे लिसनर्स हैं, वो भी अपना रिसर्च खुद करें, NFTs के बारे में जाए। वेबसाइट OpenSea आपने जिस हिसाब से बताया है, विल वॉच दैट 101 वीडियो ट्यूटोरियल एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी हद तक ये मैजिक पिटारा हमारे लिए ओपन किया है। थैंक यू। थैंक यू व्योमा। आशा है कि आपको कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा OpenSea पर। और इसी तरह सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। द डिजिटल दुनिया।